Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel. In today's video we will going to discuss A Far Cry from Africa by Derek Walcott. So without any further ado, let's get started. A Far Cry from Africa is written by Derek Walcott. Derek Walcott was a St. Lucian poet. He born on 1930 and died on 2007. He was a poet, playwright, and a painter known for exploring themes of colonialism, identity, and Caribbean experience in his work. So he was awarded the Nobel Prize in Literature in 1992, and his most famous work is the epic poem Omeros, which reimagines heroic Homeric epic through a Caribbean lens. So he began writing and publishing poetry at a very young age, with his first collection of poems, 25 poems, was published at the age of 18. So, moving toward the main important points of the poem. So, this poem was written in 1950s and published in 1962. ये पोइम बेसिकली एक माओ माओ मूवमेंट के ऊपर बनी है, जो कि एक अपराइजिंग हुई थी कीनिया में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया था अफ्रीका को। सो उसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसका नाम था माओ माओ मूवमेंट, जिसके थ्रू उन्होंने ब्रिटिशर्स पे बहुत ज़्यादा वायलेंस किया था, एंड नियरली 13,000 पीपल की डेथ हुई थी उस टाइम पे। सो दिस पोएम आल्सो रिप्रेजेंट द वायलेंस इन कीनिया में जो लोगों पे जुल्म किया गया था उस टाइम अफ्रीकन पीपल्स की तरफ से, एंड कॉन्फ्लिक्टेड आइडेंटिटी ऑफ स्पीकर। एंड अनदर पार्ट ऑफ द पोएम दैट इज द पोएट पोर्ट्रे द his conflicted identity, his dual identity, as his grandfather was a Britisher and his grandmother was an African. So he was confused and he felt torn between the two sides, and he was confused to choose which side, or rather he will choose the Africans or Britishers. सो इस पोइम में हम वायलेंस पढ़ेंगे कीनिया पे जो हुआ था माओ माओ मूवमेंट के बारे में, और कॉन्फ्लिक्टेड आइडेंटिटी ऑफ स्पीकर और स्पीकर की कंफ्यूजन के बारे में. So moving toward the line wise explanation of the poem. This poem comprises of three stanzas, so we will start with the stanza 1. A wind is ruffling the tawny pelt of Africa. Tawny pelt रेफर कर कलर है जो डिस्क्राइब करता है लाइट ब्राउन टू ब्राउनिश ऑरेंज कलर को. सो पोइट कहता है कि अ विंड इज रफलिंग द टाउनी बेल्ट ऑफ अफ्रीका. विंड में यहाँ पे वो रेफर कर रहा है कोलोनियलिज्म को. अ विंड इज रफलिंग द टाउनी बेल्ट. रफलिंग मीन्स हलचल. सो जो कोलोनियलिज्म है, वो हलचल मचा रही है टाउनी बेल्ट अफ्रीका की ज़मीन पे. टाउनी बेल्ट उसकी जो कलर डिस्क्राइब किया कि लाइट ब्राउन टू ब्राउनिश ऑरेंज ज़मीन पे अफ्रीका की लैंड पे जो कोलोनियलिज्म है वो हलचल मचा रही है. किकुयू क्विक एज फ्लाइज. किकुयू ट्राइब है कीनिया में जिसने माओ माओ अपराइजिंग स्टार्ट की थी, माओ माओ मूवमेंट स्टार्ट की थी. वो उसके बारे में कह रहा है कि दे आर क्विक एज फ्लाइज. वो मक्खियों की तरह तेज है, जैसे मक्खियाँ बीस्ट के ऊपर, जानवरों के ऊपर, मरे हुए डेड बॉडीज के ऊपर भिन भिना रही होती हैं और बहुत तेज होती हैं, किसी की पकड़ में नहीं आ रही. तो थोड़ी सी इसने यहाँ पे जो अफ्रीकन है उनके वायलेंट नेचर को शो किया है. बैटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द वेल. वेल जो है वो हरे भरे जंगलात और हरे भरे मैदान हैं अफ्रीका के को रेफर कर रहा है. सो पोएट कहता है कि जो उसके हरे भरे अफ्रीका के मैदान हैं वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही हैं. कॉर्पसेस आर स्केटर्ड थ्रू अ पैराडाइज. जन्नत जैसी जगह के ऊपर लाशें बिखरी पड़ी हैं. कॉर्पसेस मीन लाशें. ओनली द वॉर्म कॉलोनियल ऑफ कैरियन क्राइज. ओनली द वॉर्म. वॉर्म वो रेफर कर रहा है कॉलोनाइज्ड पीपल, कॉलोनियलिज्म को. कॉलोनल ऑफ कैरियन क्राइज वो रोते हैं, वो चीखते हैं. वेस्ट नो कंपैशन ऑन दीज सेपरेट डेड. उनसे कहता है कि इन जानों के ज़ाया होने पे तुम अपना अफसोस मत करो. स्टैटिस्टिक जस्टिफाई एंड स्कॉलर सीज द सेलियंट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी. जो कॉलोनियल पॉलिसी जो जिन्होंने बनाई है, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, मेन प्रोमिनेंट पॉइंट्स, वो जस्टिफाई कर देते हैं, स्कॉलर उसको अप्रूव कर देते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म का कि कॉलोनियलिज्म के जो पॉजिटिव पॉइंट्स, क्योंकि कॉलोनियलिज्म जो है वो बहुत ज़रूरी थी. वो खुद से उन पॉइंट्स को बनाते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को बनाते हैं और फिर खुद ही उसको जस्टिफाई कर देते हैं, और स्कॉलर जो है उसको अप्रूव भी कर देते हैं.
बट व्हाट इज दैट टू द वाइट चाइल्ड हैग इन अ बेड, लेकिन उस बच्चे की, वाइट बच्चे की क्या गलती जिसको उसके बेड पर ही मार दिया गया। टू सेवेजेस, यहाँ पे वो आम पॉपुलेशन की बात कर रहा है। टू सेवेजेस एक्सपेंडेबल एज जूस, और उन सेवेजेस का, सेवेजेस वो अफ्रीकन को रेफर कर रहा है जो कि अभी बहुत वैश्य हो चुके हैं और बहुत वायलेंट हो चुके हैं। एक्सपेंडेबल एज जूस, जिनको मारने की कोशिश की जा रही है ज्यूस की तरह, जिस तरह के हिटलर ने ज्यूस को मारा था उस तरह से उनको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। स्टेंजा 2, थ्रेश आउट बाय बीटर्स द लॉन्ग रशेस ब्रेक। जो अफ्रीकन्स है वो अपनी ज़मीनों में जो अपनी इनकी क्रॉप्स होती है, लॉन्ग रशेस, जो उगी हुई लंबी क्रॉप्स होती हैं, उनको शेक करते हैं, ज़ोर से मारते हैं, बीट करते हैं और शेक करते हैं और उनमें से दाने अलग करते हैं। इन अ वाइट डस्ट ऑफ इप्सिस हु क्राइज, और उसकी जो डस्ट है वो इप्सिस जो है वो जब उसकी पड़ती है वो वहाँ से उनके खेतों में से निकलता है और वहाँ से उड़ जाता है। हु क्राई हुज क्राइज हैव व्हील्ड सिंस सिविलाइजेशन डॉन, जिसकी आवाज़ सुनी जाती थी सिंस सिविलाइजेशन डॉन्स मीन colonialism से पहले। फ्रॉम द पार्च रिवर और अ बीच स्टीमिंग प्लेन, सूखे दरिया से लेकर दूर दूर तक, बीच स्टीमिंग प्लेन्स तक, जंगलात तक और दूर दूर तक। द वायलेंस ऑफ अ बीस्ट ऑन अ बीस्ट इज रेड, एक बीस्ट का, एक वहशी दरिंदे या जानवर का दूसरे जानवर के ऊपर जुल्म तो समझ में आता है, इज रेड एज अ नेचुरल, एक नेचुरल लॉ है। बट अपराइट मैन, लेकिन एक इंसान सीक हिज डिविनिटी बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन, वो अपने अपनी खुदाई ताकत को शो कराने के लिए दूसरे को दुख में डालता है। जो एक इंसान है वो अपनी पावर को शो कराने के लिए, अपने आप को गॉड पावर दिखाने के लिए लोगों को, दूसरों को दुख देता है। डिलीरियस एज दीज वर्रिड बीस्ट, डिलीरियस मीन्स कंफ्यूज्ड, दीज वर्रिड बीस्ट वो, दीज वर्रिड बीस्ट वो अफ्रीकन को रेफर कर रहा है। हिज वॉर्स डांस टू, वो कह रहा है कि ये बहुत कंफ्यूज है। हिज वॉर्स डांस टू द टाइटन कैरकसेस ऑफ अ ड्रम, टाइटन कैरकसेस कहते हैं कि ये जानवर की खाल को, वो जानवर की खाल से एक ड्रम बना के उस पर डांस करते हैं वॉर के बाद। While he called courage still that native dread out of the white peace contracted by the dead, वो उसको करेज कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो खौफ है उन वाइट पीपल्स का जो इन्होंने अपना खौफ उनके ऊपर डाला था, उनको कॉलोनाइज्ड करके अपने ऊपर डाला था। सो इस स्टेंजा में बेसिकली पोइट ने जो अफ्रीकन्स है उनकी वायलेंट नेचर के बारे में बताया था, बताया है कि वो तो अपने जो है वो जिस तरह से लाइक उनकी वायलेंट नेचर है, वो बहुत एक सख्त जान किस्म के लोग हैं कि वो खेतों में काम करते हैं, वो अपनी उन क्रॉप्स को शेक करके बीट करके उसमें से दाने अलग करते थे और अपने मतलब उनकी जो एक बीस्ट नेचर है और उनकी एक वायलेंट नेचर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बट दूसरी तरफ वो कह रहा है कि ब्रिटिशर्स ने भी तो उनके साथ अच्छा नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने भी तो उनके साथ उसी तरह वायलेंस किया ही है, अपनी आप को पावरफुल शो कराने के लिए, अपनी डिविनिटी शो कराने के लिए, अपने आप को गॉडिश पावर देने, पावर अपनी दिखाने के लिए दोनों तरफ से दोनों ने एक दूसरे पर जुल्म किया। जिस तरह एक जानवर दूसरे जानवर पे जुल्म करता है, उसको मारता है, उस पे वायलेंस करता है, इसी तरह इंसानों ने भी एक दूसरे को दुख पहुंचाया। मूविंग टुवर्ड द थर्ड स्टैंजा, poet says, again brutish necessity wipes its hands upon the napkin of a dirty cause. पॉइंट यहाँ पे कहता है कि जो अफ्रीकन्स हैं वो इसको ज़रूरत में कह रहे हैं कि जो इनका जो ये जो वायलेंस कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के ऊपर, इस चीज़ ज़रूरी था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वाइप इट्स हैंड अपॉन नैपकिन ऑफ अ रेडी, जैसे अपने हम हाथ किसी गंदे कपड़े से या नैपकिन से साफ करें, बिकॉज जो अफ्रीकन्स का जो कॉज था ना वॉर का, बिकॉज जो अफ्रीकन का जो कॉज था वॉर का वो डर्टी था। उनका मकसद अपनी ब्रिटिशर्स से अपनी जान छुड़वाना नहीं था, बल्कि उनसे अपना बदला लेना था। तो वो उसको एक ज़रूरत कह रहे थे, लेकिन पीछे जो उनका कॉज़ था, जो रीज़न्स थी, जो उनका मकसद था, वो डर्टी था। वो उनसे जान छुड़ाना नहीं चाहते थे, बल्कि उनको उनसे बदला लेना चाहते थे, उनसे रिवेंज लेना चाहते थे और उनको नीचा दिखाना चाहते थे और अपने आप को पावरफुल शो कराना चाहते थे। अगेन अ वेस्ट ऑफ आवर कंपैशन एज विथ स्पेन। अब स्पेन है वो सिविल वॉर की तरफ रेफर कर रहा है, वो कह रहा है कि इन दोनों
में से किसी के लिए भी दोनों जो हैं, इन दोनों में से अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि इन दोनों में से अफ्रीकन्स और ब्रिटिशर्स दोनों में से किसी के लिए भी हमदर्दी अफसोस फील करना बिल्कुल वेस्ट है, बिकॉज दोनों ही अपनी जगह गलत हैं। दोनों ने ही वायलेंस क्रिएट किया, दोनों के ही जो कॉजेज थे, दोनों के जो इंटेंशंस थी वो गलत थी। द गुरीला रेसलर्स विद द सुपरमैन, वो कह रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कि गुरीला सुपरमैन से लड़ाई करता है। आई हु एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ, अब यहाँ पे पॉइंट अपनी डुअल आइडेंटिटी की बात कर रहा है। वो कहता है कि आई एम हु पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ, मैं वो जिसकी रगों में दोनों का खून जो है वो जहर आलूद है, जिसके रगों में दोनों का खून है, क्योंकि इसकी जो ग्रैंड मदर थी वो अफ्रीकन थी, जो ग्रैंड फादर था वो ब्रिटिशर्स था। सो वो कहता है कि वेयर शैल आई टर्न, अब मैं किस तरफ जाऊं, डिवाइडेड टू द वेन, अपनी रगों को किस तरह से डिवाइड कर लूं। आई हैव कर्स द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल, वो कह रहा है कि मैं कर्स करूंगा, मैं लानत भेजता हूँ, मैं एक तरह से समझ लें कि जिम्मेदार ठहराता हूँ द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल्स को, जिसने कि ये स्टार्ट किया, कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की और ये एक तरह की वॉर स्टार्ट की। हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव, वो कहता है कि मैं किस तरह से चूज करूँ अफ्रीका क्या जिसको वो बहुत पसंद करता है और इंग्लिश लैंग्वेज को जिससे वो बहुत प्यार करता है। बिट्रे देम बोथ, वो कहता है या तो मैं दोनों को धोखा दे दूं और गिव बैक व्हाट दे गिव, और इनको वो वापस कर दूं, जो नाम, जो पहचान, जो प्यार मोहब्बत मुझे इन्होंने दिया वो मैं इनको वापस कर दूं, या उन दोनों को धोखा दे दूं। हाउ कैन आई फेस सच स्लॉटर, मैं ये इस तरह की स्लॉटर कुर्बानियों को कैसे फेस करूं, एंड बी कूल, और खामोश हूं, मैं ये जुल्म सितम कैसे अपनी आंखों से देखूं और खामोश रहूं। एंड हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव, और मैं किस तरह अफ्रीका को छोड़ दूं और रहूं, बिकॉज ही लव अफ्रीका, मतलब वो अफ्रीका की लैंड से बहुत मोहब्बत करता था और इंग्लिश जुबान से बहुत, और उसकी डुअल आइडेंटिटी की एज इज ग्रैंड मदर फ्रॉम अफ्रीका एंड ग्रैंड फादर एज अ वॉज अ ब्रिटिशर्स। सो ही वॉज वेरी कन्फ्यूज कि वो किस तरफ जाए, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करे या फिर वो अफ्रीकन्स को सपोर्ट करे। और दूसरी तरफ दोनों ही के जो कॉजेज थे, दोनों की जो इंटेंशंस थी वो डर्टी थी, वो गलत थी, वो रॉन्ग थी। सो दैट्स वाई इज कंफ्यूज कि कोई इन दोनों में से कौन मासूम है, ये किसका साथ दे। और दूसरा इसकी नेशनलिटी डुअल आइडेंटिटी की वजह से ही वॉज अनेबल टू चूज। So, this is all about the poem A Far Cry from Africa. Now, we will discuss the themes of the poem A Far Cry from Africa. So, the first theme is a displacement and loss. The poem delves into the pain and anguish caused by colonialism, highlighting the displacement and suffering of African people. इस पोएम के थ्रू डेरेक वॉलकॉट ने कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट बताया है कि किस तरह से अफ्रीकन पीपल को डिस्प्लेस किया, वहाँ उनकी लैंड पर कब्जा किया और उनकी सफरिंग बताई गई ड्यू टू कॉलोनियलिज्म। एंड उनके वहाँ पे जो वो रहे, उन पे जो पेन उन्होंने फेस किया, जो वायलेंस, फिर उनको उनकी लैंड से जो है वो डिस्प्लेस करने की जो प्लानिंग्स थी और उनकी जो सफरिंग थी उसको हाईलाइट किया है। नेक्स्ट वी हैव गिल्ट एंड कंफ्यूजन। जो डेरेक वॉलकॉट है, ही वॉज वेरी गिल्टी एंड ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। गिल्टी, जैसे पोइम में हमने लाइन पढ़ी कि उसने बोला कि आई एम हु पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ। सो द वर्ड पॉइजन जो उसने यूज किया है, पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ, इट शोज द गिल्ट कि वो अब एक गिल्टी फील कर रहा है इन दो आइडेंटिटीज को लेकर, अफ्रीकन आइडेंटिटीज और ब्रिटिश। इन दोनों आइडेंटिटीज को अपने साथ लेकर वो गिल्टी भी है और कंफ्यूज भी है कि वो किसको चूज करें इन दोनों में से, अपने मिक्स्ड हेरिटेज को, अपने मिक्स्ड आइडेंटिटी को, डुअल आइडेंटिटी को लेके वो गिल्टी भी है। एंड स्पेशली जो इनकी जो वायलेंट बिहेवियर है उसकी वजह से वो बहुत गिल्टी है इन दोनों आइडेंटिटीज को लेकर, और कंफ्यूज है कि वो किसको चूज करे, कौन ज्यादा इनोसेंट है, कौन सही है। सो ही विल चूज देम बट ही वॉज अनेबल, ही वॉज वेरी कंफ्यूज कि वो उनको किस तरह से चूज करे। नेक्स्ट वी हैव वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी थ्रू आउट द पोइम। हमने इस पूरी पोइम में सबसे ज़्यादा वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी देखी है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स का अफ्रीकन के ऊपर वायलेंस, फिर उसके बाद उसका जब रिवेंज में जब अफ्रीकन ने ब्रिटिशर्स के ऊपर वायलेंस किया, दे वर लाइक बीस्ट, जैसे एक जानवर या दरिंदे एक दूसरे को मारते हैं, बिल्कुल एक
बीइंग ह्यूमन उन्होंने एक दूसरे को इस तरह से एक दूसरे पे वायलेंस किया, जुल्म किया, एक दूसरे के ऊपर पावरफुल होने के लिए एक दूसरे को दुख और तकलीफें दी और जुल्म किया। पूरी पोएम की जो सबसे मेन और डोमिनेटिंग थीम्स है वो वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी है, और इसका इट आल्सो शोज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म कि कॉलोनियलिज्म की वजह से जो जो लोग कॉलोनाइज्ड है और कॉलोनियल पावर है और कॉलोनाइज्ड पीपल है वो किस तरह से ब्रूटल हो जाते हैं और किस तरह से वायलेंस करते हैं एक दूसरे के ऊपर। Next, we have identity crisis. As we already studied that poet have a dual identity, so he was struggling with a dual identity and identity crisis. वो बहुत कंफ्यूज है और वो अपनी आइडेंटिटी को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो अपने आप को किससे रिलेट करे, वो अपने आप को अफ्रीकन कहे या अपने आप को ब्रिटिशर कहे। Next, we have colonialism and imperialism. The poem is a powerful indictment of colonialism, highlighting its destructive effect on African culture. इस पोएम के थ्रू डेरिक वॉलकॉट ने हमें colonialism एंड imperialism के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं लोगों के ऊपर उन उसको शो करा है कि किस तरह से जो वायलेंस हो तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो वायलेंट हो जाते हैं, वायलेंस होता है, ब्रुटैलिटी होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, लोग एक जो है वो एक ह्यूमन बीइंग टर्न इनटू बीस्ट, वो एक इंसान सेविजेस बन जाते हैं, वो एक वहशी दरिंदे बन जाते हैं। और इस सब का जो पीछे मेन चीज़ है वो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म है, एक दूसरे के ऊपर पावर है, पावर की स्ट्रगल है। Next, we have a loss of innocence. Walcott lament the loss of innocence and fragmentation of African culture as colonizers impose their values and beliefs on the colonized people. वॉलकॉट को जो है ना बहुत अफसोस है क्योंकि वो उसको अफ्रीकन कल्चर बहुत पसंद था, एंड लेकिन वो अफ्रीका के लोगों को वो बहुत पसंद करता था, लेकिन कॉलोनियलिज्म के बाद जब वो रिवेंज लेने पे आए ब्रिटिश से, सो दे लॉस देयर इनोसेंस। वो लोग जो पहले खेतों में काम करते थे, अपने जगह पे रहते थे, अपने काम करते थे, और जब उनको कॉलोनाइज किया गया था और उनको कॉलोनाइज किया गया, ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर जब वायलेंस किया, उन पे जुल्म किया, सो उसके रिवेंज में वो भी इतने वायलेंट हो गए कि उनको फिर उनके अंदर हमदर्दी या सॉफ्टनेस ख़त्म हो गई, और वो इतने वायलेंट हो गए कि उन्होंने जानवरों की तरह एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। सो अफ्रीकन कल्चर का जो अंदर जो एक इनोसेंस थी वो ख़त्म हो गई। सो वॉलकॉट ने इस चीज़ को हाईलाइट किया और इस चीज़ पे वो लेमन कर रहा है, वो अफसोस कर रहा है। सो वो क्या उस सारे का जो वो जिम्मेदार है, इस सब चीज़ों का जो जिम्मेदार है वो कॉलोनाइजेशन है। जो कॉलोनाइजर्स जो है उन्होंने इम्पोज, जब कॉलोनाइजर्स ने अपनी वैल्यूज़, अपने बिलीव्स, अपने ट्रेडिशन उन पे इम्पोज किया और अपने आप को वहाँ पे डोमिनेंट शो कराया। सो और उसके अगेंस्ट जब उसके अगेंस्ट अफ्रीकन्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, सो दैट बिकम्स द रीजन ऑफ वॉर बिटवीन दीज टू groups or two nations. So this is all about themes of the A Far Cry from Africa. So, moving toward the conclusion, A Far Cry from Africa by Derek Walcott explores the internal conflict and divided loyalties during the Mau Mau uprising in Kenya, where he grapples with his mixed African and British heritage. ठीक है, वो पोइट्स जो है वो अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सबसे पहले यहाँ पे शो करा रहा है ड्यू टू अपराइजिंग। ठीक है, वो अपनी डुअल नेशनलिटी की वजह से, मिक्स्ड नेशनलिटी की वजह से जो बहुत कंफ्यूज्ड और जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसके अपने अंदर ही अंदर उसको खा रहा है। द पोएम एग्जामाइन द ब्रूटल वायलेंस ऑफ बोथ द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द कीनियन रेबल्स। वो दोनों पार्टीज की तरफ से, दोनों नेशनलिटीज की तरफ से, दोनों नेशंस की तरफ से जो वायलेंस और ब्रुटैलिटी शो कराई गई है, पोइट ने उसको एग्जामाइन, उसको डिटेल में उसकी एक डिस्क्रिप्शन हमें दी है कॉलोनियल गवर्नमेंट की भी, और जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे केनियन रेबल्स की भी, फोर्सिंग वॉलकॉट टू कन्फ्रंट हिज ओन कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी एंड द पेनफुल लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म। जिसकी वजह से जो वहाँ का जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो रवैया था, जो बिहेवियर था, और जो उनका जो उसके बाद जो केनियन रेबल्स का जो उसके अगेंस्ट उनको
रिवेंज था, उसने वॉलकॉट को फोर्स किया है कि वो अपनी आइडेंटिटी को चूज करे, कि वो आइदर ही बिलोंग्स टू द ब्रिटिशर्स और द अफ्रीकन्स, जो कि इसके लिए बहुत पेनफुल था। ही फील्स टॉर्न बिटवीन हिज कनेक्शन ऑफ अफ्रीका एंड हिज इंग्लिश एजुकेशन एंड लैंग्वेज। वो बहुत कंफ्यूज्ड और बहुत दुखी महसूस कर रहा है अपना कनेक्शन अफ्रीकन्स के साथ भी, इंग्लिश के साथ भी। ना वो उसको छोड़ना चाह रहा है, ना वो उसको रखना चाह रहा है। ही वॉज सो कंफ्यूज, अल्टीमेटली फाइंडिंग हिमसेल्फ पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ। और दैट्स वाई ही सेड दैट ही वॉज पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ। वो बहुत गिल्टी फील कर रहा है एंड अनएबल टू फुली अलाइन विद आइदर साइड। और वो अपने आप को फुली किसी भी साइड पे नहीं रख रहा कि फुली वो ब्रिटिश को सपोर्ट करे या फुली वो अफ्रीकन्स को सपोर्ट करे। सो टू सम अप ऑल द डिस्कशन, इन फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका वॉलकॉट ने अपनी डुअल आइडेंटिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस का जो कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर ही अंदर उसको खा रहा था, उसको एक कन्फ्यूजन थी, उसको उसको हाईलाइट किया। और उसके अलावा जो वायलेंस को हाईलाइट किया जो कि कॉलोनियलिज्म की वजह से थे। सो बेसिकली फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका में उसने ब्रिटिशर्स और अफ्रीकन्स की वॉर को तो डिस्कस किया है, बट मेन जो इसमें अगर हम देखें तो कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट, कॉलोनियलिज्म की वजह से जो वायलेंस होता है उसको पोइट ने हाईलाइट किया। कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट लोगों पे हाईलाइट किया, और कॉलोनियलिज्म की वजह से जो लोगों को डिफ़िकल्टीज़ और वायलेंस फेस करना पड़ता है उसको शो किया। सो दैट्स ऑल अबाउट अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।